हे फ्रेंड्स, एसआरजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम अभी तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। दोनों को हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ में हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का कंपैरिजन भी खत्म कर लिया है। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिली? सबसे पहली बात तो ये आती है, और ये अचानक से ये काल उदित कैसे होता है या इसका उदय कैसे हुआ, ये बात दिमाग में आती है कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा कर्म कांडों ने जन्म लिया। लौह धातु का प्रयोग आर्यों के द्वारा किया जाने लगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब आर्यों के द्वारा लौह धातु का प्रयोग किया जाने लगा, साथ ही साथ में औजार बनने लगे, और जो छोटे छोटे कबीले थे उन छोटे छोटे कबीलों में धन संपदा को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी, और जिन लड़ाइयों में जो व्यक्ति विजय होता था उसे राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया। मतलब सीधी सी बात है, अगर 4 कबीलों में युद्ध हो रहा है तो उन कबीलों में जो व्यक्ति जीतता था उसे ही सम्राट या राजा घोषित किया गया। इसके कुछ समय पश्चात इन कबीलों की संख्या बढ़ने लगी और इनका समूह बढ़ने लगा। इस प्रकार से जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि जिले हैं, जिले के बाद उनसे बड़ा राज्य है, राज्य के बाद उनसे बड़ा देश है, उसी प्रकार से उस समय में कबीलों के द्वारा मिलकर बनाया गया जनपद, और जनपद के बाद ऐसे कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनाए गए। तो इन महाजनपदों की जानकारी किस चीज से मिलती है? तो 2 किताबें हैं जिनसे इन दोनों की जानकारी मिलती है। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है अंगुत्तर निकाय, वहीं जैन धर्म से संबंधित किताब है भगवती सूत्र। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से ही महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ में पूरे के पूरा 16 महाजनपदों का वर्णन इन दोनों किताबों में मिलता है। साथ ही साथ में बौद्ध धर्म के जो तीनों पिटक हैं, त्रिपिटक हैं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन तीनों पिटकों से भी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब देखिए, ये जो महाजनपद वाला भाग है ये वैसे तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीसीएस में अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, ये महाजनपद किस क्षेत्र में विकसित था, ये किस एरिया में था, अभी वर्तमान में कौन से राज्य में है। तो इन्हें हम ट्रिक वाइज से, हल्के हल्के ट्रिक वाइज से याद करेंगे, जिससे ये हमें धीरे धीरे करके 3-4 वीडियो में हमें ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, हम इसको आज शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल का प्रारंभ हमने देख लिया कि कैसे हुआ, तो लौह धातु के प्रयोग से, और दूसरी बात कबीलों में होने वाले छोटे छोटे झगड़ों से एक बड़े महाजनपद का निर्माण होता है। और सीधी सी बात है कि ये कहाँ पर विकसित हुए? तो देखिए, महाजनपद जो है वो कुल इस प्रकार से थे। ये भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं, ये इस साइड वाला पूर्वी भाग जो है वो मैंने नहीं बनाया है, आप सिर्फ इस साइड से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें और जगह चाहिए थी, इस कारण से। देखिए, सबसे पहला जो महाजनपद हम पढ़ते हैं, जो कि भारत के बाहर 2 महाजनपद है, एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। कंबोज जो है वो अफगानिस्तान वाले एरिया में है, वहीं गांधार जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में। फिर हम भारत में देखते हैं तो सबसे ऊपर में कुरु दिखाई देता है, उसके बाद पांचाल, सूरसेन, कौशल, मल्ल, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अंग, चेदी, अवंती, अश्मक और मत्स्य। ठीक, इन सारे महाजनपदों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो महाजनपद है वो है मगध महाजनपद, जो कि बिहार वाले क्षेत्र में विकसित हुआ, बिहार, पटना, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, देखिए, इन महाजनपदों में अब हमें इन महाजनपदों के साथ साथ इन महाजनपदों की जो राजधानियां थी वो भी याद करना जरूरी हो जाता है। देखिए, यहाँ से ये सारे महाजनपद लिखे हुए हैं और इस साइड पे जो है वो राजधानियां लिखी हुई हैं। ये महाजनपद लिखे हुए हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। देखिए, तो जो पहला महाजनपद है वो है कंबोज। कंबोज, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंबोज जो महाजनपद है वह भारत के बाहर स्थित है, भारत के सबसे बाहर वाले एरिया पे है। तो जब हम घर के अंदर जाते हैं तो बाहर से अंदर जाने के लिए गांव में दरवाजों को फाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाटक। तो फाटक से हम कंबाइंड करके याद रखेंगे। तो कंबोज महाजनपद जो है उसकी जो राजधानी थी वो थी हाटक, क्योंकि ये भारत के सबसे बाहर पे था, भारत के बाहर वाले एरिया से है, हम अंदर आते हैं वहां से, तो फाटक से हाटक। कंबोज की राजधानी है हाटक। फिर देखते हैं गांधार। देखिए, गांधार, सीधी सी बात है, हमने पढ़ा कि गांधार जो है पाकिस्तान वाले एरिया में है। ठीक, तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था, क्योंकि भारत में पहले 2 विश्वविद्यालय थे, एक था नालंदा और दूसरा था तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो गांधार वाले क्षेत्र में पड़ता, मतलब पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता था,
वर्तमान में ये पाकिस्तान में चला गया है। तो गांधार की राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। फिर देखते हैं कुरु। कुरु वह क्षेत्र है जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्थात दिल्ली हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है कुरु। और कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी दिल्ली, हस्तिनापुर या फिर इंद्रप्रस्थ। या तो आप हस्तिनापुर लगा दीजिए, या तो आप इंद्रप्रस्थ लगा लीजिए, या वर्तमान नाम आप दिल्ली लगा लीजिए, है ना। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। फिर बात करते हैं पांचाल की। पांचाल की कौन सी राजधानी थी? पांचाल की राजधानी का नाम था काम्पिल्य। काम्पिल्य, पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। फिर बात करते हैं वत्स। वत्स की राजधानी कौन सी थी? तो जब वत्स की राजधानी आती है तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी वत्स की राजधानी। फिर देखते हैं वज्जी। वज्जी की राजधानी थी मिथिला। फिर अवंती। देखिए अवंती की दो राजधानियां थी। अवंती कहाँ पर स्थित है? देखिए ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो थी वो अवंती महाजनपद फैला हुआ था। और अवंती की दो राजधानियां थी। ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसकी दो राजधानियां थी। एक राजधानी इसकी उज्जैनी थी और वहीं दूसरी राजधानी इसकी महेशमती थी। पहली राजधानी उज्जैनी और दूसरी राजधानी जो थी वह महेशमती थी। अवंती के ही बाजू में मध्य प्रदेश में एक और महाजनपद फैला था जो कि था चेदी महाजनपद। और शिशुपाल जो था वो इसी महाजनपद का राजा था। चेदी महाजनपद का राजा शिशुपाल था महाभारत काल के टाइम में। फिर बात करते हैं मत्स्य या मत्स्य। जब मत्स्य महाजनपद की बात की जाए तो मत्स्य महाजनपद राजस्थान वाले क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये वाला जो मत्स्य महाजनपद जो है वो सीधे उल्टा, मतलब राजस्थान वाले एरिया में है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है ना। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी है विराटनगर। मतलब मछलियाँ कहाँ होती है? मछलियाँ एक वैसे ही स्थान पे होती है जहाँ पे पानी बहुत विराटता में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी जहाँ होता है वहाँ हमें मछलियाँ देखने को मिलती हैं। तो सीधी सी बात है कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अगला देखते हैं हम। अगला आता है हमारा मल्ल। मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल जो है, मल्ल वह क्षेत्र है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण है ये कुशीनारा में ही हुआ था। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनारा में। कुशीनारा से हमको याद रखना है कि मल्ल की राजधानी जो है वो कुशीनारा है। अंग की राजधानी है चंपा। अश्मक की राजधानी है पैठन या प्रतिष्ठानपुर। देखिए अश्मक जो है एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि सबसे दक्षिण की ओर स्थित है। मतलब अगर अभी कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे दक्षिण की ओर स्थित महाजनपद कौन सा था, तो वो महाजनपद था अश्मक। फिर बात करते हैं काशी की। काशी की राजधानी वाराणसी थी। फिर सूरसेन की राजधानी मथुरा। और सबसे बड़ा महाजनपद जो महाजनपद था मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह। ठीक, राजगृह का मतलब ही यही है कि राजाओं के निवास का स्थान जो है वह राजगृह कहलाता था। तो मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। देखिए अब हमने पूरे के पूरे महाजनपद कवर कर लिए। जितने भी कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो कुल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। किस चीज से जानकारी मिलती है? तो देखिए एक है जैन धर्म का भगवती सूत्र, एक है जैन धर्म का भगवती सूत्र जिससे हमें जानकारी मिलती है, और दूसरी जो जानकारी हमको मिलती है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये किस किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, वहीं अंगुत्तर निकाय जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है। ठीक है, अब देखिए पूरे महाजनपद काल हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये सारे महाजनपद तो भारत में विकसित थे ही, कुछ कुछ भारत के बाहर भी थे, जैसे कि कंबोज हो गया, गांधार हो गया। फिर हम देखते हैं कि इन सारे महाजनपदों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था हमारा मगध। अब मगध एक ऐसा महाजनपद हुआ, ये जो बिहार वाले क्षेत्र में मगध विकसित हुआ, ये इतना ज़्यादा विकसित हुआ कि कुछ समय के पश्चात इस महाजनपद की जो विस्तार था वह भारत के बाहर भी हो गया। अर्थात यह महाजनपद इतना ज़्यादा विकसित हुआ कि इसने बाकी सभी महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया, या कहीं ना कहीं इन सभी महाजनपदों से दोस्ती कर ली, या कोई ऐसा रिश्ता बना लिया जिससे ये इनके खिलाफ ना बन सके, और
पूरे के पूरे भारत को एक राष्ट्र बना दिया इस मगध महाजनपद ने ही। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद के बारे में। देखिए, जब मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं तो मगध पे बहुत सारे राजवंशों का शासन रहा है। अलग अलग राजवंशों ने मगध पर शासन किया, जिसमें से बहुत ही ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने मगध पे बहुत अच्छा भी काम किया है। जैसे कि हम देखते हैं, पहला जो वंश आता है मगध पे, मगध महाजनपद। देखिए, मगध महाजनपद को जब पढ़ते हैं तो जिसमें सबसे पहला जो वंश आता है उस वंश का नाम होता है बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के बारे में लिखित साक्ष्य नहीं है, साथ ही साथ में प्रूव्ड साक्ष्य नहीं है। मतलब इसका मतलब है कि इसकी जो यहाँ पे इस वंश के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है और कोई सटीक और संपूर्ण जानकारी नहीं है इस वंश के बारे में। लेकिन कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगध महाजनपद का पहला वंश कौन सा था, तो वो था बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश की स्थापना किसने की? तो जो इसकी स्थापना की गई थी वह की गई थी बृहदत्त के द्वारा। बृहदत्त के द्वारा, बृहदत्त के द्वारा ही बृहदत्त वंश की स्थापना की गई और इनके पुत्र का नाम था जरासंध। जरासंध। जरासंध जो थे वह बृहदत्त के पुत्र थे। और जरासंध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जरासंध का वर्णन जो है वो हमें महाभारत कालीन समय में मिलता है। और हमने देखा था कि महाभारत कालीन समय में जो भीम की लड़ाई हुई थी, जो कि भीम का मल्ल युद्ध था, वो जरासंध के साथ ही हुआ था। तो इसके किसकी लड़ाई हुई? तो भीम की। और जरासंध का किला या जरासंध का महल कहाँ मिलता है? तो जरासंध का महल जो है वो राजगृह में मिलता है। महल कहाँ मिलता है? तो महल है राजगृह में। राजगृह। ठीक। और देखिए, जरासंध का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है सहदेव। इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट साक्ष्य नहीं है। और इसके बाद इसका भी एक पुत्र होता है जिसकी हत्या करके फिर इस मगध में एक नया वंश जन्म लेता है, एक नया वंश आता है जिसका नाम होता है हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद हमें साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। हर्यक वंश से हमें सभी शासकों के एकदम सटीक साक्ष्य मिले हुए हैं। देखिए, अब हम सीधे पढ़ेंगे मगध में हर्यक वंश। जब हम हर्यक वंश की बात करते हैं तो देखिए, हर्यक वंश, हर्यक वंश की पहली बात तो स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई। बिंबिसार। ठीक। देखिए, मौर्य वंश के शासक बिंदुसार और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। पर आपको कैसे इस कहानी को एकदम क्लियर रखना है? देखिए, मौर्य वंश के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी जो गर्भवती पत्नी थी, उन्हें क्योंकि किसी के द्वारा जहर दे दिया गया था, इस कारण से जो उनका होने वाला पुत्र था जो कि बिंदुसार था, उसके शरीर में बहुत ही सारे दाने उभर कर आ गए। बिंदी बिंदी के टाइप के पूरे शरीर में दाने हो गए और इन दानों के कारण ही उसका नाम बिंदुसार रखा गया। तो अब हमें क्लियर रहेगा कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक है। वहीं बिंबिसार की बात जब होती है तो वो हर्यक वंश का संस्थापक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। देखिए, बिंबिसार जो था वह एक कुटिल राजा था। कुटिल, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा साहसी राजा था। इसकी पहली इच्छा थी कि यह वैशाली को जीते। इसकी पहली इच्छा थी कि यह वैशाली को विजय करे। वैशाली। ठीक। दूसरी बात में हमने पढ़ा कि यह बहुत ही कुशल शासक था। कुशल शासक। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। राजगृह को देखिए, राजगृह का मतलब होता है कि राजाओं का घर, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे राजा या राजा के परिवार के लोग जो है निवास करते हैं, वो जगह कहलाती है राजगृह, है ना। तो मगध में बिंबिसार के द्वारा जो राजधानी बनाई गई वो राजगृह थी। साथ ही साथ में यह वैशाली को जीतने की प्रबल इच्छा रखता था। कुटिल शासक था, तो इस कारण से ये ऐसी, मतलब ये अपनी
जो युद्ध नीति से राज्यों को ना जीतकर बल्कि अपने रिश्तेदार या वैवाहिक नीति से राज्यों को जीतना चाहता था। कैसे वैवाहिक नीति से? इसने कुछ आसपास के राज्यों में विवाह किया जिससे उनका जो क्षेत्र था वो इसका हो जाए। मतलब ये ना बहुत चालाक था, ये ऐसे क्षेत्र में विवाह करता था जहाँ पे सिर्फ लड़कियां बस हों। मतलब एक राजा है, राजा की केवल एक पुत्री है, उसका कोई भाई ना हो, ऐसे क्षेत्र में विवाह करता था तो दामाद बनता था और वो क्षेत्र भी अपना हड़प लेता था। मतलब उस क्षेत्र का भी राजा और जो इसका खुद का क्षेत्र है वो तो बन ही गया। मतलब ये डबल खेल खेलता था, मतलब शादी तो करो ही साथ में दहेज में पूरा राज्य भी ले लो। ठीक, तो इसका कॉन्सेप्ट ही ये था कि ये विवाह नीति में ज्यादा अग्रसर था। तो इसने विवाह कहाँ कहाँ किए? तो पहला तो इसने जो विवाह किया वो चेलना के साथ विवाह किया। चेलना, चेलना कौन है? तो लिच्छवी गणराज्य के शासक की जो पुत्री थी उसका नाम था चेलना, जिससे इसने शादी की और लिच्छवी गणराज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा जो इसने विवाह किया वह मध्य नरेश की पुत्री क्षेमा के साथ विवाह किया। इसने और किससे शादी कर ली? तो क्षेमा के साथ शादी की। तो इस प्रकार से यह जो था यह बहुत ही अत्यधिक शासकों की पुत्रियों के साथ विवाह कर रहा था। इसका विवाह करना बंद ही नहीं हो रहा था। तो ये क्या करता था? ऐसी कन्याओं से विवाह करता था जिनका कोई भाई ना हो, जिससे उनका जो पूरा राज्य है वो पूरा इसका हो जाए। और ये जो मगध का जो क्षेत्रफल था जो कि सिर्फ पटना के इतने एरिया में था वो उसने धीरे धीरे करके लिच्छवी गणराज्य को अपना बना लिया, फिर मध्य वाले क्षेत्र को, फिर अंग वाले क्षेत्र को। मतलब यह धीरे धीरे करके अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इस प्रकार से विस्तार कर रहा था कि किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति ना बने और शांति सुकून से ये अपना क्षेत्र बढ़ाते जाए। इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि बिंबिसार के द्वारा और क्या क्या किया गया। तो बिंबिसार ने क्योंकि राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, इसके साथ ही साथ में क्योंकि यह विवाह में इतना ज्यादा अग्रसर था, या अपने विवाह में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका था ये कि इसे बाकी चीजों में, जैसे कि इसे वैशाली को जीतने की बहुत ज्यादा इच्छा रही। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपने पुत्र पर ध्यान नहीं दिया, इसने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया। मतलब क्योंकि ये इतना ज़्यादा व्यस्त रह चुका था इन सारी चीज़ों में। और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि इसी का जो बेटा है जिसका नाम होता है अजातशत्रु, वो इसकी हत्या कर देता है। अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या की जाती है। और सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आता है कि ये हत्या क्यों की गई होगी। देखिए सिंपल सी बात है, एक पिता जिसने पर्याप्त अपने राज्य में शासन कर लिया, जिसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया, जो कि मगध जैसे बड़े साम्राज्य का शासक है, उसके बाद वो कंटिन्यू शादी किए जा रहा है। तो उसका बेटा भी परेशान हो गया, बोला पापा हो गया ना, अब और कितनी शादी करनी है, अब बस खत्म करो, अब हो गया, अब हमको भी राजा बनना है, हमारी भी उम्र हो रही है, हमको भी राजा बनने दो। पर ये कहाँ मानने वाले, इन्होंने उठा के एक और शादी कर ली। उसके बेटे का दिमाग खराब हुआ, वो गया सीधे बोले नहीं पापा अब हो गया, अब मत परेशान करो। ठीक, तो इसकी जो हत्या है वो इसके ही बेटे अजातशत्रु के द्वारा की गई। तो इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा बेटा जिसने अपने खुद के स्वयं के पिता की हत्या करके जो शासक बना हो वो कितना अधीर होगा शासन के लिए, आप खुद सोचिए। तो इसका जो पिता थे जिनका नाम बिंबिसार था और जो कि वैशाली को जीतना चाहते थे, तो इसने वैशाली को जीतने के लिए एक बहुत ही अच्छी चाल चली। इसने वैशाली में अपना जासूस भेजा। क्या किया इसने? सबसे पहले वैशाली में इसने अपना जासूस भेजा। अब जासूस भेजने का फायदा क्या हुआ? देखिए वैशाली में इसने जासूस भेजा और वहां पे ये समझने लगा कि वहां पे जो सेना है वो कितने टाइम तक सो जाती है, पहले जब युद्ध होता है तो पहले कौन से औजारों का प्रयोग किया जाता है, बाद में कौन से औजार प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से इसने वैशाली की पूरी जानकारी रखी और इसके बाद इसने वैशाली पर आक्रमण किया। आक्रमण करते टाइम हम ये बात याद रखते हैं कि इसके द्वारा 2 नए औजारों की खोज की गई और 2 नए औजारों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से प्रयोग थे, कौन कौन सा वो था औजार, कौन कौन से थे? तो एक था महाशिलाकंटक और दूसरा था रथ मूसल। देखिए ये कुछ उस प्रकार के औजार हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो जो भल्लाल देव के द्वारा जो औजार प्रयोग किए गए थे, हो सकता है ये कुछ उसी प्रकार के औजार हो।
रथमूसल और साथ ही साथ में महाशिला कंटक, इन दोनों औजारों का प्रयोग किसके द्वारा, तो अजातशत्रु के द्वारा वैशाली के युद्ध में किया गया। और इसके बाद इन दोनों औजारों के प्रयोग से भी कहीं ना कहीं उसने वैशाली को विजित कर लिया। मतलब अब अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया और मगध का जो क्षेत्र था वो उसने बढ़ाकर वैशाली को भी उसमें मिला लिया। साथ ही साथ में इसके द्वारा जो राजधानी राजगृह थी उसका दुर्गीकरण किया गया, क्योंकि राजगृह एक ऐसा क्षेत्र था जिसे राजधानी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो चारों ओर से पहाड़ पे से घिरा हुआ था। परंतु बिंबिसार के द्वारा पहाड़ के जो लूप होल्स थे उन पे ध्यान नहीं दिया गया, परंतु अजातशत्रु ने पहाड़ के बीचों के लूप होल्स पर भी ध्यान दिया और साथ ही साथ में उन्हें भी कवर किया। तो हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो है राजधानी राजगृह का दुर्गीकरण किया गया। दुर्गीकरण। अब इसके साथ साथ में इसने क्या क्या किया, तो इसने सेम टू सेम अपने पिता के जैसे विवाह नीति का पालन किया और इसने किससे विवाह किया, तो इसने कौशल नरेश की पुत्री वजीरा के साथ विवाह किया। तो इसने विवाह किसके साथ किया, तो वजीरा के साथ, वजीरा के साथ इसने विवाह किया। साथ ही साथ में इसे एक उपनाम से जाना जाता है, इसका उपनाम था कुड़िक। इसका उपनाम था कुड़िक और कुड़िक उपनाम से इसे जाना जाता था। साथ ही साथ में इसने वजीरा के साथ विवाह किया। ये भी बिल्कुल वैसे अपनी ही वैवाहिक नीति को आगे बढ़ाया जा रहा था, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तो सीधी सी बात है, अगर ये भी बुढ़े होने के बाद शादी करते जाएगा और एक के बाद एक शादी करते ही रहेगा तो इसका बेटा जो है वो गुस्से में आ गया और फिर वही सेम कंडीशन जैसे इसके पिता के साथ हुआ था कि बेटा जब जवान हो गया तो राज्य दे दो उसको, पर ये देने को तैयार नहीं, इनको खुद ही शासन करना है, खुद ही शादियां करनी है, खुद ही राज्य को बढ़ाना है। तो इन पॉसिबिलिटी के कारण इसके बेटे उदयन के द्वारा भी इसकी हत्या कर दी गई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा का पूरा वंश पितृहंता वंश कहलाया सिर्फ इसी कारण से क्योंकि इसके द्वारा इसके पिता की हत्या और इसके बेटे के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि अजातशत्रु के समय में दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति हुई थी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी बात इसके शासनकाल में ही बुद्ध को 8वें वर्ष में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण बुद्ध को इसी शासक के शासन के 8वें वर्ष में प्राप्त हुआ था। फिर उसके बाद इसके बेटे उदयन की बात की जाती है। देखिए, तो अब आता है इसका पुत्र उदयन। तो उदयन के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया वह राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र बसाया गया। अच्छा, पाटलिपुत्र बसाने का प्रमुख कारण, देखिए इतिहास को आपको रटना नहीं है, किसी भी चीज को आपको चीजों को समझना है। राजगृह इसलिए राजधानी बनी क्योंकि उस टाइम पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र था राजगृह, इस कारण उसे राजधानी बनाया गया। लेकिन अब क्योंकि पहाड़ों से घिरा होने के कारण और साथ ही साथ में पटना का जो क्षेत्र था, मतलब जो मगध का जो क्षेत्र था वह बढ़ता ही जा रहा था, और मगध का इतना बढ़ने के कारण, इतने क्षेत्र को बढ़ने के कारण एक सुरक्षित स्थान चाहिए था जहां पे राजधानी को बनाया जा सके। तो राजधानी सबसे सुरक्षित स्थान, क्योंकि पहाड़ों में अगर आप राजधानी बनाते हैं तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं से आक्रमण हो सकता है। लेकिन उदयन के द्वारा दो नदियों के बीच में एक साइड हम देखते हैं, अगर आप सोचिए कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी के किनारे और सोन नदी दोनों नदियां हैं, ठीक। अब इन नदियों के बीच में जब पाटलिपुत्र मतलब पटना को राजधानी बनाया जाएगा तो सिंपल सी बात है, अगर कोई यहाँ से भी आक्रमण करना चाहे और कोई यहाँ से भी आक्रमण करना चाहे तो दोनों को नदी पार करनी होगी। और नदी पार करने का कारण सीधा सीधा संबंध ये है कि अगर कोई नदी पार करेगा तो आपको क्या नजर नहीं आएगा कि कोई व्यक्ति नदी पार करने की कोशिश कर रहा है और जाके आप सीधे उसको मार दोगे। सिंपल सी बात है। या आप दूर से भी अगर तीर कमान से भी मारने की कोशिश करोगे तो भी मार दोगे। कोई गोला फेंक दिया, कोई कुछ भी फेंक दिया, वो व्यक्ति वहीं के वहीं नाव में ही गिर के मर जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उदयन ने जो है किस जगह को अपनी राजधानी बनाया, तो उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किसका नाम है, तो वर्तमान पटना का नाम ही पाटलिपुत्र था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज हो जाती है। अब किन दो नदियों के संगम में यह जो पाटलिपुत्र बसा हुआ था, तो गंगा और सोन नदियों के संगम में जो है वो पाटलिपुत्र बसा था। साथ ही साथ में इसने भी अपने पिता की हत्या की, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका पुत्र हुआ नागदशक। देखिए, उदयन का पुत्र अब हुआ नागदशक। नागदशक, साथ ही साथ में इसके और भी पुत्र थे, लेकिन ये जितने भी पुत्र थे ये सारे अयोग्य थे। उदयन बहुत ही योग्य शासक था।
परंतु इसके 3 पुत्र हुए, तीनों के तीनों पुत्र जो थे वो अयोग्य थे और नागदशक जो था, नागदशक का एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग, और शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी गई। अब शिशुनाग के द्वारा नागदशक की जो हत्या की गई वह कैसे और क्यों संभव हुई? शिशुनाग, देखिए कॉन्सेप्ट ऐसा बैठता है, देखिए एक सिंपल सी कहानी है कि जो राजा है, अगर राजा सत्ता हमेशा अपने हाथ में रखेगा तो राजा की मान्यता भी बहुत ज़्यादा रहेगी, और दूसरी बात कि राजा की जो पूछ परख रहेगी वो भी हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कोई राजा अपनी सत्ता अपने प्रधानमंत्री को दे दे या अपने किसी विश्वसनीय इंसान को दे दे तो कभी ना कभी वह विश्वसनीय इंसान विश्वासघात तो कर ही सकता है, और जब राजा योग्य ना हो तब तो विश्वासघात करना संभव हो ही जाता है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि उदयन जब शासक बना तो उदयन ने शासन बहुत अच्छे से किया, उसने राजधानी परिवर्तित की, साथ ही साथ में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि उदयन का जो बेटा था जिसका नाम नागदशक है, नागदशक और इसके साथ साथ में और भी इसके पुत्र रहे, लेकिन वो सारे के सारे अयोग्य थे। नागदशक ने अपना पूरा का पूरा कार्यभार शिशुनाग के कंधों पर दे दिया कि शिशुनाग तुम अमात्य हो, तुम ही रक्षा करो, तुम ही सारी चीजें संभालो। अब शिशुनाग ने सोचा कि भैया जब मैं ये सब चीजें संभाल ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं ही राजा बन जाऊं। सिंपल सी बात है, ये तो राजा बनने लायक है नहीं और सारा काम तो मैं ही कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा मैं ही राजा बन जाता हूँ, मार मोड़ दो इसको। तो शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी नागदशक की, और एक नए वंश की स्थापना की जिसे कहा जाता है शिशुनाग, मतलब जिसे कहा जाता है नागवंश। ठीक, देखिए शिशुनाग के द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई उसे कहा गया है नागवंश, है ना। तो यहाँ तक की कहानी हमें अब पूरी की पूरी समझ में आ गई कि महाजनपद, कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जैन धर्म की किताब भगवती सूत्र, वही बौद्ध धर्म की किताब अंगुत्तर निकाय से। कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख महाजनपद था वह मगध महाजनपद था। मगध में बहुत सारे अनेक वंशों के द्वारा शासन किया गया। हमने सारे महाजनपदों को ट्रिक वाइज से याद कर लिया है। जो महाजनपद कुछ अगर छूट गए होंगे, जो आपको समझ में नहीं आए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हम मगध में वंशों की बात करते हैं तो हमने पहला देखा बृहदत्त वंश, उसके बाद हमने देखा हर्यक वंश। ठीक, बृहदत्त वंश में उतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 शासकों के नाम याद रखने हैं, पहला बृहदत्त और दूसरा जरासंध। जरासंध की लड़ाई क्योंकि भीम के साथ हुई थी, मल्ल युद्ध हुआ था, और जरासंध का किला जो है वो राजगृह में स्थित है। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। हर्यक वंश की बात करते हैं तो बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। बिंबिसार के शासनकाल में 2-3 चीजें याद रखनी है। वहीं अजातशत्रु के शासनकाल में आते हैं तो प्रथम बौद्ध संगति याद रखनी है, और साथ ही साथ में 8वें वर्ष में इसके बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। और इसके बाद जो हमने चीजें पढ़ी, उदयन की बात करते हैं, उदयन के पास वही पाटलिपुत्र को इसने राजधानी बनाया गंगा और सोन नदी के संगम पर। इसके साथ साथ में इसका जो अंतिम शासक रहा वो था नागदशक, और नागदशक की हत्या इसके ही अमात्य शिशुनाग के द्वारा की गई और अगले वंश नागवंश की स्थापना की गई। अब हम कल की वीडियो से नागवंश के आगे का पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, अगर कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।